बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझेंगे। सवाल नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट RTP। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये है रूम टेम्परेचर और प्रेशर। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। ठीक है, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर। मोलर वॉल्यूम से क्या मुराद है? देखें, कहते हैं कि हम कोई भी गैस, ऑल गैसेस मतलब कोई भी गैस ले लें और उसका 1 मोल लें, ये खास है, यानी सिर्फ 1 मोल लेना है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो 24 डेसीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इस खास 24 डेसीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सो क्या मैंने बोला, जितनी भी गैसेस हैं उनका 1 मोल उनका अमाउंट ले लो उनकी और उनका वॉल्यूम आएगा 24 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। जी नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर 2 कहता है हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस, यानी ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो देखिए, अभी मैं आपको क्या बता के हटाऊँ कि मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है किसके साथ, मोल्स के साथ। तो ये हमारे लिए इस तरह से हेल्पफुल है कि जब आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो आप मोल्स को वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जी, तो कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हेल्प अस, हमारी हेल्प करता है टू कन्वर्ट बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, तो हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। मेकिंग कैलकुलेशंस इन गैसियस रिएक्शन ईजी, तो जो गैस वाले रिएक्शंस हैं उनमें कैलकुलेशन हो जाती है आसान। नाउ बच्चे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15.3 कहता है हाउ डज मोलर वॉल्यूम रिलेट टू द एवोगैड्रोज लॉ। अब मैं आपको पहले एवोगैड्रो लॉ रिवाइज करवाता हूँ। इस लॉ के मुताबिक अगर आप जितनी भी गैसेस ले लें ना, आप गैस A ले लें, गैस B ले लें, गैस C ले लें, जितनी भी गैस ले लें, अगर आपने सबका वॉल्यूम इक्वल कर दिया है ना, वॉल्यूम इक्वल कर दिया, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबके सेम हो जाएंगे अगर आपने क्या कर दिया, उनका वॉल्यूम सेम कर दिया। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर उनका सेम होना चाहिए, यानी सेम टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर उनका सेम होना चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट एवोगैड्रो लॉ। अब मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम भी तो यही कहता है कि अगर आपने मोल्स सेम कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये बात है RTP के ऊपर। रूम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर सेम रहेगा, जो यहाँ भी लिखा है कि टेम्परेचर सेम रहेगा। प्रेशर सेम रहेगा, वो यहाँ भी लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है 24 डेसीमीटर क्यूब, और वो भी सेम रहता है। और नेक्स्ट बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे, तो यानी मोल्स जो हैं वो सेम रहेंगे। तो एवोगैड्रो लॉ मोलर वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है। जी बेटा, तो कहता है एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर आप जितनी भी आपके पास गैसेस हैं उनका सब का इक्वल वॉल्यूम ले लो, बराबर ले लो, और टेम्परेचर आपने सेम रखना है और प्रेशर सेम रखना है, तो क्या आपको मिलेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सबके पास। ठीक है, अब मोलर वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखें। 1 मोल अगर किसी भी गैस का लिया जाए तो वो सेम वॉल्यूम रखता है 24 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर, रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। यानी दोनों लॉज, एवोगैड्रो लॉ और मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही बात की 2 डिफरेंट शेप्स हैं। जी बच्चे, अब हम लास्ट क्वेश्चन 15.4 देखते हैं। कहता है कि वाई 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, शो सेम एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जी, तो बच्चे ऐसा है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, वो एटम्स के दरमियान एक सिंपलेस्ट रेशो बताता है, यानी वो बताएगा हमें सिंपलेस्ट रेशो। ठीक हो गया, तो डिफरेंट एलिमेंट की जो रेशो है ना वो सेम हो सकती है डिफरेंट कंपाउंड्स की। आइए इसको देखते हैं। जी बच्चे, तो कहता है कि जो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ना, कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, बिकॉज दे हैव द सेम सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, यानी उनके एटम्स के दरमियान जो रेशो है वो सेम हो सकती है।
लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक्चुअल नंबर होता है, एटम्स के क्या होते हैं, नंबर होते हैं मॉलिक्यूलर में, तो वो सेम नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड है एसिटाइलिन, जिसका फार्मूला है C2H2, ठीक है, और एक कंपाउंड है बच्चे बेंजीन, जिसका फार्मूला है C6H6। इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है, और वो है CH। कैसे निकला, देखें आपके पास ये जो फार्मूला है ना C2H2, जिसका नाम है एसिटाइलिन, यहाँ पे जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना, जो नंबर आता है वो 2 आता है। तो जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो C और H बच जाता है, ये आ गया उसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह से जो बेंजीन है उसमें जो नंबर आता है वो 6 आता है, तो 6 और 6 कैंसल इधर दोनों साइड पे, तो C और H इधर भी बच गया। तो अब आप देखें एसिटाइलिन एक टोटली अलग चीज़ है, बेंजीन अलग चीज़ है, लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, बिल्कुल सेम CH। क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देता, बस ये बताता है कि अगर एक कार्बन मौजूद है तो एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पे अगर 2 कार्बन थे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 6 कार्बन हुए तो 6 हाइड्रोजन हो गए बस। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वाई इज़ परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट। तो परसेंटेज यील्ड के बारे में मैंने बताया था कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये रिएक्शन की ना एफिशिएंसी बताती है। एफिशिएंसी से मुराद है कि किस हद तक रिएक्शन ठीक ठाक हो गया, यानी हमें कितना रिएक्शन ने प्रॉफिट दिया या रिएक्शन कितना सक्सेसफुल रहा। जी तो कहता है परसेंटेज यील्ड जो है वो शो करती है एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कितना एफिशिएंट रहा, कितना बेहतर हमने परफॉर्म किया। कैसे, हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल यील्ड, मैंने आपको बताया एक्चुअल यील्ड होता है जो आप एक्चुअली में जब रिएक्शन करते हो ना लैब के अंदर, तो जो प्रोडक्ट यील्ड होता है, पैदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। और इसके साथ कंपेयर करना है थ्योरेटिकल यील्ड को। थ्योरेटिकल यील्ड भी बताया हुआ है कि जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए अपने पेज के ऊपर, अपने पेपर के ऊपर लिख के कैलकुलेट करते हो ना, तो वो होता है थ्योरेटिकल यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। इन दोनों को डिवाइड करना है, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी बच्चे तो सवाल है 15.6, कहता है कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो बेटा आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कि मुझे मोल पर डेसीमीटर क्यूब मालूम करना है, ठीक हो गया। अब मुझे बताएंगे कि मोल क्या चीज़ है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, दैट इज़ वॉल्यूम। सही हो गया। सो दरअसल आपको मोल्स ओवर वॉल्यूम मालूम करने थे, ठीक। आगे चलते हैं। इट कंटेन 49 ग्राम। तो बच्चे ये ग्राम किसका यूनिट होता है, मैस का, तो ये मैस की वैल्यू है। और किसका मैस है, H2SO4 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो मैस है H2SO4 का वो 49 ग्राम है, सही। नेक्स्ट देखें, 1 डेसीमीटर क्यूब आगे दिया गया है, तो ये वॉल्यूम होता है ना। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको मोल्स ओवर वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम की वैल्यू बच्चे यहाँ पे दी गई है, तो सिंपल मोल निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है मैस ओवर मोलर मैस के फार्मूले से। अब मैस की वैल्यू आपके पास है, तो ये रहा मैस दैट इज़ 49 ग्राम, तो 49 पुट कर दिया, सही हो गया। डिवाइड में मोलर मैस नहीं है, तो कंपाउंड कौन सा है, H2SO4, तो यहाँ पे लिखते हैं H2SO4, इसका मोलर मैस निकालते हैं। बच्चे हाइड्रोजन का मैस होता है 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है सल्फ़र, तो सल्फ़र का मैस आपको पता है होता है 32। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैस होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के आगे 4 भी तो लिखा है ना, सो ऑक्सीजन के 16 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जी बच्चे, अब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 ही रहेगा, फिर ये 32 है, और फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 64 आएगा। अब जब मैं तीनों को सम करता हूं, जमा करता हूं, तो 98 आ जाएगा,
तो ये आ गया मोलर मैस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था मोलर मैस जो कि 98 निकला है, सही हो गया। अब मैं 49 को 98 पे जब डिवाइड करता हूँ तो बच्चे 0.5 आंसर आ जाता है। यू नो ये मोल्स निकल रहे हैं, तो 0.5 मोल्स आ गए, समझ आ गई। अब देखें मुझे निकालना है मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ पे मुझे निकालना है मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो बच्चे मोल्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, मोल्स ओवर वॉल्यूम निकालना है। मोल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, दैट इज़ 0.5 मोल, तो 0.5 मोल आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो 1 डेसीमीटर क्यूब, अब आपको पता है 1 बटे में हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना ऊपर वाली वैल्यू पे, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और बच्चे यही हमारा आंसर है फाइनल।